हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम अपनी योद्धा सीरीज़ में देखने वाले हैं हिस्ट्री की 5th नंबर की क्लास, जो कि होने वाली है मौर्य साम्राज्य के ऊपर या फिर मौर्य काल के ऊपर। अगर आपने इससे पहले वाली भी क्लासेस नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए अपनी आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो आप इसे नाम याद रखेंगे कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? जो मौर्य साम्राज्य में जो मुद्रा चलती थी उसका नाम क्या है? उसका नाम था पर्ण। तो आप इसका नाम याद रखेंगे कि मौर्य साम्राज्य में जो चलने वाली मुद्रा थी उसका फेमस नाम था पर्ण। अगला क्वेश्चन आता है, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक के उत्तराधिकारी का नाम था कुणाल। तो आप ये नाम याद रखेंगे, अशोक के उत्तराधिकारी का नाम था कुणाल। अगला है, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? तो विशाखादत्त थे। तो आप नाम याद रखेंगे कि मुद्रा राक्षस के जो लेखक थे उनका नाम था विशाखादत्त। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादशी भी था? तो आप नाम याद रखेंगे कि उनका नाम था मौर्य सम्राट अशोक। तो अशोक को ही जिनका दूसरा नाम देवान पियादशी के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। तो आपने याद रखा कि सम्राट अशोक का ही दूसरा नाम देवान पियादशी भी था। अगला है, कौटल्य या फिर जिन्हें हम चाणक्य कहते हैं, किसका प्रधानमंत्री था? तो ये किसका प्रधानमंत्री था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। तो इनका नाम याद रखेंगे कि कौटल्य, जिनका नाम चाणक्य भी था, ये किसके प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के थे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया? तो कलिंग युद्ध के जो बाद था अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो आप इसे याद रखेंगे कि अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया? तो कलिंग विजय के बाद, या फिर कलिंग विजय के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? तो बौद्ध धर्म अपना लिया था। अगला है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसके मुख्य रूप से मदद की थी? तो किसने की थी? चाणक्य ने किया था। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने बहुत ज़्यादा उनकी हेल्प की थी, मदद की थी? तो उनका नाम था चाणक्य, या फिर जिन्हें हम कौटिल्य भी कहते हैं। अगला है, साची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो ये किस कला का निरूपण करता है? तो बौद्ध धर्म का करता है। तो आप ये याद रखेंगे कि साची किस कला का, मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो बौद्ध कला का करता है। अगला है हमारा क्वेश्चन, सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उनको प्रभावित किया था? तो उनका नाम था कारुवाकी। तो आप इसे नाम याद रखेंगे कि सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उनको प्रभावित किया था? तो उनका नाम था कारुवाकी। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अशोक ने अपने सभी शिलालेखों में एक रूपता से किस प्राकृतक का उपयोग किया था? तो ये मगधी का उपयोग किया था। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि अशोक ने अपने सभी शिलालेख में किस प्राकृतिक भाषा का उपयोग किया था? तो मगधी भाषा का उपयोग किया था। अगला है, बिंदुसार ने विद्रोहों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो बिंदुसार ने विद्रोहों को कुचलने के लिए अशोक को भेजा था तक्षशिला। तो आप ये नाम याद रखेंगे कि बिंदुसार ने विद्रोहों को कुचलने के लिए अशोक को भेजा था तक्षशिला। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया या फिर अलग किया? तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। तो आप ये याद रखेंगे कि मेगास्थनीज ने भारतीयों को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? तो ये राजनीतिक नीतियाँ थी, इस पर अर्थशास्त्र में प्रकाश डाला गया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो पाटलिपुत्र को किसने अपना सबसे पहला राजधानी बनाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। अगला है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का जो महल मुख्यतः बना था किससे बना था? तो लकड़ी से बना था। तो आप इसे याद रखेंगे कि पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का जो महल बना था वो मुख्य रूप से लकड़ी का बना हुआ था। अगला है, बराबर या फिर गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया था? तो ये आजीविकाओं ने किया था इसका उपयोग। तो आप इसे याद रखेंगे कि बराबर या फिर गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो आजीविकाओं ने। अगला क्वेश्चन आता था, किस अभिलेख ने यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो किस अभिलेख में ये साबित होता है? तो रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में ये साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव जो था वो पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। अगला है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया वो कौन सा स्तंभ था? तो बाबरू स्तंभ था वो। तो आप इसे नाम याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, ये वह स्तंभ का नाम था बाबरू स्तंभ। अगला है, अर्थशास्त्र का लेख समकालीन था किसके? चंद्रगुप्त का। तो आप याद रखेंगे अर्थशास्त्र का लेख समकालीन था किसके? चंद्रगुप्त के। अगला है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासक किया? मतलब कि नंद वंश के बाद मगध पर किसने अपना राजवंश जो है वो फैलाया? वो था मौर्य साम्राज्य। अगला है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। तो आप इसे याद रखेंगे कि मौर्य काल में शिक्षा का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वो था तक्षशिला।
अगला क्वेश्चन आता है हमारा, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो ये इंडिका के नाम से जाना जाता था। तो आप इसे याद रखेंगे कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था। अगला है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ वो है विशाखादत्त। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है विशाखादत्त ने किया है। अगला है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है वो है इंडिका। और इंडिका किसने लिखी थी? तो ये लिखा था मेगास्थनीज ने। और इसी तरह विशाखादत्त जो है उन्होंने क्या लिखा था? तो मुद्रा राक्षस लिखा हुआ था। अगला है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है कौन सी? प्राकृतक भाषा है। तो आप इसे याद रखेंगे कि अशोक के जितने भी शिलालेख हैं उसमें जो प्रयुक्त भाषा है लिखी है वो प्राकृतक भाषा में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ये स्थापित किया गया था। अगला है, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो ये जाने जाते थे विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि चाणक्य अपने बचपन में विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। अगला है, राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? तो ये कौन सा अंग था? मित्र। तो आप इसे याद रखें कि राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग था मित्र। अगला है, किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया? तो बिंदुसार के। तो आप ये याद रखें कि डिमेकस कब भारत आया था, किसके शासनकाल में आया था? जब बिंदुसार का शासनकाल था तब वो भारत आया था। अगला है, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये पाटलिपुत्र के थे। तो आप ये नाम याद रखेंगे कि किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए? तो पाटलिपुत्र के थे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, कुलंदी बाग प्राचीन स्थान था। तो कुलंदी बाग एक प्राचीन स्थान था, कहाँ का? पाटलिपुत्र का था। तो आप ये नाम याद रखेंगे कि कुलंदी बाग एक प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। अगला है हमारा क्वेश्चन जो कि है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो ये कौन था? तो ये अशोक ने किया था, जिसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राजधर्म की स्थापना की। उनका नाम था अशोक। अगला है, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है देवनाम प्रिय की उपाधि। तो आप ये नाम याद रखेंगे कि अशोक बौद्ध धर्म जो थे वो मानते थे पर उन्होंने हिंदू धर्म की भी आस्था नहीं छोड़ी थी, जो इसका प्रमाण मिलता है हमें देवनाम प्रिय की उपाधि से। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा हुआ था। तो आप ये नाम याद रखेंगे, ये कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि इस बार के एमटीएस में भी आया था 2024 के एमटीएस में कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किस अंग्रेज ने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? तो ये क्वेश्चन ऊपर भी आ चुका था, तो बाबरू स्तंभ था। अगला है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अंतिम मौर्य सम्राट था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अंतिम मौर्य सम्राट का क्या नाम था? तो बृहदर्थ था। तो आप इसे नाम याद रखेंगे कि अंतिम मौर्य सम्राट जो था उनका नाम था बृहदर्थ। अगला है, उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, तो उसका नाम है कालसी। तो आप ये नाम याद रखेंगे कि उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है जिसका नाम है कालसी। अगला है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। अगला क्वेश्चन आता है, प्राचीन भारत का वो प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया? तो ये कौन शासक था? तो इनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। तो आप ये याद रखेंगे, इन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन में जैन धर्म को अपनाया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक ने किस शिलालेख में किया है? तो अशोक का शिलालेख 13वें में किया है। तो आप ये याद रखेंगे कि कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो शिलालेख 13वें में है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत के किसके दरबार में आए थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। तो आप ये नाम याद रखेंगे कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के किसके दरबार में आए? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। तो आप ये नाम याद रखें कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। अगला है हमारा क्वेश्चन जो कि है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी युक्ति है? तो ये मेगास्थनीज की युक्ति है, मतलब मेगास्थनीज ने ये कहा था कि भारतीय लिखने की कला को नहीं जानते। अगला है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था गूढ़ पुरुष कहा जाता था। तो आप ये याद रखेंगे कि मौर्य काल में गुप्तचरों को कहा जाता था गूढ़ पुरुष। अगला है, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो अशोक का जो समकालीन तुर्मय था वो कहाँ का राजा था? तो मिस्र का राजा था। तो आप ये नाम याद रखें कि अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो मिस्र का राजा था। अगला है हमारा, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये कौन सा ग्रंथ था? तो अर्थशास्त्र था। तो इसी ग्रंथ में आर्य शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार हमें मिलता है।
अगला है कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो ये 15 अधिकरणों में विभाजित है। तो आप ये याद रखेंगे कि कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो 15 में विभाजित है। अगला है अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग के जीत के बाद अशोक ने भारी रक्तचाप देखकर युद्ध की नीति को हमेशा के लिए त्यागने का फैसला किया। तो उन्होंने देखा कि यहाँ हमारे युद्ध करने से इतने सारे लोगों की मृत्यु हो गई, तो यही सब सोचकर अशोक ने कभी युद्ध न करने का फैसला लिया और हमेशा के लिए युद्ध की नीति को त्याग दे दिया। अगला है अशोक के जो शिलालेख जिसे रॉक एडिक्ट्स भी कहते हैं संगम द्वारा के बारे में हमें बताते हैं, उनमें शामिल है दूसरा एवं 13वां शिलालेख। तो आप ये याद रखेंगे कि संगम राज के बारे में जो हमें बताते हैं वो कौन से शिलालेख हैं? तो दूसरा एवं 13वां शिलालेख है। अगला है अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? तो महेंद्र और संघमित्र को भेजा था। तो आप ये नाम याद रखेंगे कि अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे भेजा? तो महेंद्र और संघमित्र को भेजा था। अगला क्वेश्चन है हमारा अशोक के मनसेहरा जो कि पाकिस्तान में और शहबाज जगड़ी जो कि पाकिस्तान में है से प्राप्त वृहत शिलालेख में किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो खरोष्टी भाषा का प्रयोग जो है वो किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा जो कि है श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने किया था? तो ये अशोक ने किया था। तो आप ये याद रखेंगे कि श्रीनगर की स्थापना वो किस मौर्य शासक ने की? तो अशोक ने किया था। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो ये कौन सा शिलालेख है या फिर अभिलेख है? तो ये है महाक्षत्रप रुद्रमन का जूनागढ़ अभिलेख। तो आप ये याद रखेंगे कि किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? तो महाक्षत्रप रुद्रमन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला है हमारा क्वेश्चन आंसर आता है जो कि एसएससी ने अपने डिफरेंट एग्जाम्स में पूछ रखे हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन आंसर को देखते हैं कि मौर्य काल से या फिर मौर्य साम्राज्य से किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, अगर आप 2025 एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनो या फिर सिलेक्शन पोस्ट, तो आपके लिए इंग्लिश वोकेबलरी की बुक काफ़ी यूजफुल हो सकती है। ये बुक जो है वो ई बुक है, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा मात्र 39 रुपीज़ में। आप अगर हमें नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर मैसेज करेंगे तो ये ई बुक आपको मात्र 39 रुपीज़ में मिल जाएगी। इस बुक में हमने दिया है आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम और फ्रेजल वर्ब। जैसा आप सभी जानते हैं फ्रेजल वर्ब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया अभी एसएससी एग्जाम्स में। 1 से 2 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब से देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी यूजफुल बुक होने वाली है। इसमें आप देख लीजिए कि आपको सभी चीज़ें जो है सभी टॉपिक वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखने को मिल जाएंगे और इसमें काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में सभी टॉपिक हैं। तो आपको इसमें कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसमें आपको प्री और मेंस सभी तरीके के एग्जाम्स में रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी इसमें ऐड मिलेंगे। जैसा कि सिनोनिम, एंटोनिम आप देख सकते हैं, फ्रेजल वर्ब आप देख सकते हैं, ये भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है वो सभी दिया हुआ है। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि ये बुक हमारी मात्र 39 रुपीज़ में है। आप चाहें तो ये बुक आप हमसे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं, जो कि सिर्फ 39 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। ये काफ़ी यूजफुल बुक है जो आपकी एसएससी एग्जाम्स में इंग्लिश वोकेबलरी वाले जो पोर्शन है उसको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर सकती है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा मौर्य वंश में निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नंद राजवंश ने किया था। तो आप इसे याद रखेंगे कि मौर्य वंश निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया? तो नंद राजवंश ने किया था। मतलब कि पहले नंद वंश था फिर उसके बाद मौर्य वंश आया था। तो आप ये याद रखेंगे कि मौर्य वंश किसके बाद आया? तो नंद राजवंश के बाद आया था। अगला है बिंबिसार किस वंश के राजा थे? तो बिंबिसार किस वंश के राजा थे? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हर्यक वंश के राजा थे। तो आप ये याद रखेंगे कि बिंबिसार जो थे वो हर्यक वंश के राजा थे। और ये बिंबिसार कब से कब हुआ करते थे? तो 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक ये हुआ करते थे। तो आप ये याद रखें कि बिंबिसार किस वंश के राजा थे? तो हर्यक वंश के राजा थे। अगला है राजा अजातशत्रु वंश के शासक थे। तो किस वंश के शासक थे? तो हर्यक वंश के शासक थे। तो आप ये याद रखें कि राजा जो अजातशत्रु हैं वो हर्यक वंश के राजा थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हर्यक वंश से मगध से पहले शासक डैश थे। तो हर्यक वंश से मगध के पहले शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार था। तो आप ये याद रखें कि हर्यक वंश से मगध के पहले शासक थे बिंबिसार। अगला है निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, घनानंद था। तो आप ये याद रखें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए घनानंद हो जाएगा। घनानंद जो था वो नंद वंश का अंतिम शासक है। अगला है हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु जो था वो ऑप्शन नंबर सी बिंबिसार का पुत्र था। तो आप इसे याद रखेंगे कि हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु जो था वो बिंबिसार का पुत्र था।
अगला क्वेश्चन आता है हमारा, प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति किसके दरबार में की गई थी? तो ये किसके दरबार में किया गया था? तो बिंबिसार के दरबार में किया गया था। तो आप इसे याद रखें, ये प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति किसके दरबार में की गई थी? तो बिंबिसार के दरबार में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या फिर जेंड्रमीज कहा गया? तो ये कहा गया था ऑप्शन नंबर डी घनानंद को। तो ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया घनानंद को। घनानंद वही जो नंद वंश के अंतिम शासक माने जाते थे। अगला है, नंद राजवंश का संस्थापक जो है वो कौन था? जो जिन्होंने नंद वंश की स्थापना की, तो उनके संस्थापक माने जाते हैं ऑप्शन नंबर सी महापद्मानंद। तो आप इनका नाम याद रखें कि महापद्मानंद ने नंद राजवंश की स्थापना की और घनानंद इस राजवंश के अंतिम शासक थे। तो आपने ये दोनों चीज़ें, ये फैक्ट याद रखा, इससे काफ़ी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बनते हैं। तो आपने याद रखा, नंद राजवंश की स्थापना किसने की? पद्मानंद ने। और इसके अंतिम शासक कौन थे? तो घनानंद जो थे वो नंद राजवंश के अंतिम शासक थे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से किस राजवंश ने मगध साम्राज्य पर शासन नहीं किया? तो इसमें से ऐसा कौन सा जो है राजवंश है जिसने मगध साम्राज्य पर शासन नहीं किया? तो गुप्त साम्राज्य जो था, गुप्त राजवंश, उसने मगध पर जो है वो शासन नहीं किया। तो आप ये याद रखेंगे कि मगध साम्राज्य की उत्पत्ति 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य हुई थी। और गुप्त राजवंश ने कभी भी मगध साम्राज्य पर शासन नहीं किया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से कौन से शासक मगध साम्राज्य से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राजाधिराज जो है वो मगध साम्राज्य से संबंधित नहीं है। तो जैसे कि आप ये याद रख सकते हैं, नीचे लिखा हुआ है, बिंबिसार ने भी मगध साम्राज्य पर शासन किया, अजातशत्रु ने भी और महापद्मानंद ने, लेकिन राजाधिराज प्रथम ने चोल साम्राज्य पे अपना शासन किया था, ना कि मगध साम्राज्य पे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मगध साम्राज्य पे किसने शासन नहीं किया या फिर मगध साम्राज्य से कौन संबंधित नहीं है? तो राजाधिराज प्रथम जो है वो मगध साम्राज्य से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को डैश स्थानांतरित कर दिया गया था? तो कहाँ पे स्थानांतरित कर दिया था? तो ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो आप याद रखेंगे कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को डैश स्थानांतरित कर दिया गया था, मतलब कि कहाँ पे बदल के रख दिया गया था? तो पाटलिपुत्र में ये स्थानांतरित कर दिया गया था। पाटलिपुत्र जो बिहार की राजधानी पटना का पुराना नाम है। तो आप इसे याद रखेंगे कि पाटलिपुत्र किसका पुराना नाम है? तो बिहार की राजधानी पटना का ही पुराना नाम है पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो आप इसे याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य था। तो इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की नींव रखी और एक विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो आप ये याद रखें इनका नाम कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। अगला है, मौर्य राजवंश का अंतिम शासक जो था वो कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी बृहदर्थ था। आप इसे नाम याद रखें कि मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहदर्थ था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। तो किसके बाद किया था? तो कलिंग युद्ध जो हो गया था उसी के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि अशोक ने कलिंग युद्ध के दौरान अपने मन में बहुत सारे बदलाव देखे, अपने अंदर बहुत सारे बदलाव देखे और उन्होंने सोचा कि अब से मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो यही कब हुआ था? कलिंग के युद्ध के बाद। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से कौन सा शासक मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं था? तो मौर्य राजवंश से कौन सा शासक संबंधित नहीं था? बिंबिसार। बिंबिसार जो है वो मौर्य राज्य से संबंधित नहीं था, क्योंकि इन्होंने कहाँ पे अपना शासन किया? तो मगध साम्राज्य पे अपना शासन किया था। तो ये आप याद रखेंगे कि बिंबिसार जो है वो मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं था। अगला है, राजा अशोक की उस पुत्री का नाम क्या था जिसे उन्होंने एक बौद्ध मिशनरी के कर्तव्यों को निभाने की जिम्मेदारी दी थी? तो उनका नाम था संघमित्रा। तो आप ये नाम याद रखेंगे कि राजा अशोक की उस पुत्री का क्या नाम था जिसने उन्होंने एक बौद्ध मिशनरी के कर्तव्यों को निभाने की जिम्मेदारी दी? तो वो दिया था संघमित्रा को। तो संघमित्रा राजा अशोक की पुत्री थी जिसे एक बौद्ध मिशनरी के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए नियुक्त किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से किस राजा ने प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? तो ये किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। तो आप ये नाम याद रखेंगे कि किस राजा ने प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से किस शासक ने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए पत्थर की सतहों पर अपने संदेश उत्कीर्ण किए थे? तो ये कौन से शासक थे? तो अशोक ने किया था। तो आप ये याद रखेंगे कि अशोक ने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए पत्थर की सतहों पर अपने संदेश को लिखवाया हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो ये किसके द्वारा किया गया था? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था। तो आप इसे याद रखेंगे कि अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या किसके द्वारा की गई? तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था।
अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों का सही कालानुक्रमिक क्रम को दर्शाता है। मतलब कि मौर्य साम्राज्य ने सबसे पहले किसने किया, फिर उसके बाद और सबसे बाद में किसने शासन जो है वो संभाला था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले चंद्रगुप्त था, फिर उसके बाद बिंदुसार, फिर अशोक ने, फिर बृहदर्थ ने संभाला था मौर्य साम्राज्य का शासक। तो आप ये चीज़ें याद रखेंगे कि इनके क्रम के अनुसार भी चीज़ें पूछी जाती हैं। ये सबसे पहले मौर्य साम्राज्य की स्थापना की चंद्रगुप्त मौर्य ने, फिर उसके बाद बिंदुसार आया, फिर अशोक आए, फिर उसके बाद बृहदर्थ ने। ये मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक माना जाता है। तो जैसा कि आप अपने नीचे अभी देख पा रहे होंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य थे 322 से 298 ईसा पूर्व, फिर उसके बाद बिंदुसार मौर्य जो कि 298 से 273 ईसा पूर्व तक, फिर महान अशोक जो कि 273 से 236 ईसा पूर्व, और लास्ट में बृहदर्थ मौर्य जो कि 187 से 184 ईसा पूर्व तक। अगला है हमारा क्वेश्चन जो कि है, अशोक के कांधार अभिलेखों की खोज किस वर्ष में की गई। तो ऑप्शन नंबर सी 1958 में किया गया था। तो आप इसे याद रखेंगे कि अशोक के जो कांधार अभिलेख थे उसकी खोज किस वर्ष की गई थी, तो 1958 में किया गया था। अगला है हमारा क्वेश्चन, भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी सांची से जुड़ा हुआ है। तो आप ये याद रखेंगे कि भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध सांची से जुड़ा हुआ है, मतलब सांची के स्थान से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, सेल्यूडिस मौर्य युद्ध में सेल्यूकस के निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के विरुद्ध लड़ा था। तो ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त के मौर्य लड़ा हुआ था। तो आप ये याद रखेंगे कि सेल्यूडिस मौर्य युद्ध में सेल्यूकस के चंद्रगुप्त मौर्य शासक के विरुद्ध लड़ा था। अगला है, गुजरात में डैश झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्य साम्राज्य के शासन के दौरान बनाई गई थी। तो ये कौन है, तो सुदर्शन झील है। तो आप इसे याद रखेंगे, गुजरात में सुदर्शन झील है जो कि एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्य साम्राज्य के शासन के समय ये बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अशोक को आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जा सकता है जिन्होंने डैश वर्तमान के तटीय उड़ीसा पर विजय प्राप्त की। तो कौन सा विजय प्राप्त किया था, कलिंग विजय प्राप्त किया था। तो आप इसे याद रखेंगे, अशोक को आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जा सकता है जिन्होंने कलिंग वर्तमान में विजय प्राप्त की। अगला है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी स्थित है ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। तो ऑप्शन नंबर डी अशोक हो जाएगा राइट आंसर। तो अशोक जो थे वो बौद्ध धर्म को अपना लिया था उन्होंने। तो आप इसे याद रखेंगे कि मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना, तो कौन, अशोक जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गए थे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, कलिंग का युद्ध वर्ष में लड़ा गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन नंबर बी 261 ईसा पूर्व में हुआ था जब अशोक शासन में थे। तो आप ये याद रखेंगे कि कलिंग का युद्ध जो हुआ था वो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला है, अशोक का जौगढ़ शिलालेख किस राज्य में अवस्थित है। तो ये ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा में जो है वो स्थित है। तो आप इसे याद रखेंगे कि अशोक का जौगढ़ शिलालेख किस राज्य में अवस्थित है, तो उड़ीसा में जो है वो अवस्थित है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईसा पूर्व किस वंश का शासक था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो मौर्य वंश का शासक था। तो आप इसे याद रखेंगे कि 322 से 298 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश का शासक था, तो मौर्य वंश का शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य डैश के प्रबल अनुयायी थे। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो जैन धर्म के प्रबल अनुयायी थे। तो आप इसे याद रखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपनाया, तो जैन धर्म ने अपनाया था। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य डैश में पैदा हुए थे। तो कब पैदा हुए थे, 340 ईसा पूर्व में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में जो है वो डायरेक्टली पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ। तो ये 340 ईसा पूर्व में हुआ था, आप ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, बिंदुसार किसका पुत्र था। तो बिंदुसार जो था ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त का पुत्र था। तो आप इसे नाम याद रखें कि बिंदुसार किसका पुत्र था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। अगला है, महान अशोक 273 से 232 ईसा पूर्व किस वंश के शासक थे। तो ऑप्शन नंबर सी मौर्य वंश के शासक थे। तो आप ये नाम याद रखेंगे कि सम्राट अशोक जो है किस वंश के शासक थे, तो मौर्य वंश के शासक थे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र में पैदा हुआ था जो अब डैश में है। तो अब ये कहाँ है, तो ये बिहार में स्थित है। तो पाटलिपुत्र जो कि अभी पटना के नाम से जाना जाता था, पटना का ही पुराना नाम पाटलिपुत्र था। तो ये पटना कहाँ पे है इस समय, तो इस समय अभी बिहार में है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, चाणक्य को डैश के नाम से भी जाना जाता था। तो चाणक्य के दोस्तों कई अन्य नाम थे, जैसे कौटिल्य हो गया या फिर विष्णुगुप्त हो गया। तो ये अन्य नाम से भी जाने जाते थे। तो आपसे ये भी नाम पूछा जा सकता है, विष्णुगुप्त या कौटिल्य, तो ये चाणक्य का ही नाम था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे। तो चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के ये प्रमुख सलाहकार थे। तो आप इन्हें याद रखें कि चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के थे।
अगला है अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था। तो ये ब्राह्मी लिपि थी, इसका प्रयोग किया गया था अशोक के शिलालेख पे। तो आपने याद रखा कि अशोक के शिलालेख पे किसका प्रयोग किया गया था, तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग जो है वो किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, मौर्य प्रशासन के अंतर्गत सीताध्यक्ष डैश के अधिकारी थे। तो मौर्य प्रशासन के अंतर्गत जो सीताध्यक्ष थे वो कृषि के अधिकारी हुआ करते थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि मौर्य प्रशासन के अंतर्गत सीताध्यक्ष कृषि के अधिकारी थे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अशोक का समकालीन मिस्र का राजा कौन था। तो अशोक के समकालीन मिस्र का राजा था ऑप्शन नंबर डी टॉलमी सेकंड। तो आप इसे याद रखेंगे कि टॉलमी सेकंड जो था वो अशोक के समकालीन मिस्र का राजा था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से कौन स्तंभ शैलकृतिक स्तंभों को दर्शाते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी मौर्य स्तंभ जो है वो शैलकृतिक स्तंभों को दर्शाते हैं। निम्नलिखित में से किसे देवानाम प्रिय के नाम से जाना जाता था। तो आप इसे याद रखेंगे कि अशोक को देवानाम प्रिय के नाम से भी जाना जाता था। तो आपने याद रखा कि किसे या फिर किस शासक को देवानाम प्रिय के नाम से भी जाना जाता था, तो अशोक को जाना जाता था। तो इसमें आपने देखा दोस्तों मौर्य काल में किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो एसएससी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मैंने इसमें आपको कंप्लीट क्वेश्चन आंसर कराया जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने एसएससी एग्जाम जो 2025 में होने वाले हैं उसके लिए हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही यूज़फुल वीडियो को लेकर आता रहता हूँ। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।